24 जुलाई 1948 को सुबह के 3 बजे साउथ अलाबामा के आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ उस वक्त गवाहों को आश्चर्य और डर में डाल दिया, बल्कि अमेरिकन गवर्नमेंट को एक हाईली क्लासिफाइड जांच में उलझा दिया, जिसके परिणाम को अंततः नष्ट कर दिया गया। लेकिन क्या ये पहली दफा है जब हम यूएफओज, यूएपीज या एलियंस के संदर्भ में अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? इतिहास के पन्ने कहते हैं कि अगर हम 1940s एंड 50s की बात करते हैं तो उस वक्त अमेरिका में यूएफओज और एलियंस की लोक कथाएं काफी चल रही थी। आप अभी इंटरनेट पे कोई सा भी आर्टिकल उठा लो तो उस दौरान की जो न्यूज होगी उसमें एलियंस का जिक्र काफी आएगा। 80 साल बाद हम आज भी प्रोजेक्ट ब्लू बुक, एरिया 51 और यूएस मिलिट्री के कई अनसुलझे एक्सपेरिमेंट्स को सुनते समझते रहते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जो शायद वापस अमेरिकन गवर्नमेंट को कवर अप्स, मीडिया ट्रायल्स और जांच पड़ताल के लंबे घेरे में फंसाने वाला है। तो आखिर ये कहानी क्या है? दूसरी दुनिया और यूएफओज की कहानी जानेंगे इनके बारे में आज की वीडियो में। 50 years, the Department of Defense held its first public congressional hearing on UFOs. अब इससे पहले कि हम मेन खबर पर आएं, ये जानना जरूरी है कि इस खबर को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है। डेविड ग्रश यूएसएएफ यानी यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के डेकोरेटेड कॉम्बैट ऑफिसर रह चुके हैं और उन्होंने अफगानिस्तान वॉर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनफैक्ट काफी समय तक एनआरओ के अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेनन टास्क फोर्स को उन्होंने लीड किया था। 2019 से 2021 तक वो यूएपीज की जांच पड़ताल में शामिल थे, जबकि उन्होंने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट ऑफ 2023 को ड्राफ्ट करने में भी गवर्नमेंट की सहायता की है। शायद यही वजह है कि 26 जुलाई 2023 के एक कांग्रेस मीटिंग ने यूएफओज एंड एलियन फेनोमेनन से जुड़ी खबरों को बहुत हवा दी है। तो मुद्दे की बात शुरू हुई 26 जुलाई 2023 को, जब डेविड ग्रश हाउस कमेटी ऑन ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी के तहत अमेरिकन कांग्रेस हियरिंग में यह दावा करते हैं कि अमेरिका की सरकार कुछ हाईली कॉन्फिडेंशियल अनुसंधान में लगी हुई है जो कई दशक से चलता आ रहा है। इस अनुसंधान के तहत अमेरिकी सरकार यूएफओज और एलियन से जुड़े उपकरण को पब्लिक की नजर से बचाकर स्टडी कर रही है। जी हाँ, यहाँ मेरा स्टडी से मतलब है उन्हें एनालाइज कर रही है, उन्हें री इंजीनियर तक कर रही है। यही नहीं, ग्रश का यह तक कहना है कि उन्हें कुछ बायोलॉजिकल प्रूफ्स मिले हैं जो दूसरी दुनिया से जुड़े जीव जंतुओं के सूचक हो सकते हैं। इस दावे के तहत डेविड ग्रश ने 2022 में यूएस ऑफिस के साथ एक विसल ब्लोअर कंप्लेंट दर्ज करवाई। इस कंप्लेंट में वो साफ शब्दों में दावा करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ खास इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने उन्हें गुप्त रूप से यह जानकारी दी है कि सरकार एक हाईली सीक्रेटिव यूएफओ और यूएपी रिकवरी प्रोग्राम चला रही है, जहां वो एलियन से जुड़े स्पेसक्राफ्ट्स, यहां तक कि डेड पायलट यानी कि एलियंस को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो डेविड ने 2021 में भी ऐसे ही कंप्लेन जारी करने की कोशिश करी थी, लेकिन तब उनके ऑफिशियल्स ने बात दबा दी। उनका यह भी कहना है कि उन्हें काफी मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा है, क्योंकि सरकार के अंदर काम कर रहे लोग एलियंस का सच बाहर आने देना नहीं चाहते। ये सब कुछ एक जायंट कवर अप का हिस्सा है जिसमें कथित तौर पर कई मासूम लोगों की जान तक जा चुकी है। अब ऑब्वियसली नासा और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस दोनों की ही तरफ से यह साफ किया गया कि डेविड ग्रश के क्लेम्स में कोई सच्चाई ही नहीं है। ये बातें बेबुनियाद हैं एंड एज ऑफ नाउ एलियंस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का कोई परिणाम ही मौजूद नहीं है। लेकिन हम इस यूएस गवर्नमेंट के स्टेटमेंट पे कितना भरोसा कर सकते हैं, ये मैं आपसे पूछता हूं। अब इससे पहले कि हम यूएसए और यूएफओज के बारे में बात करें, देख लेते हैं कि कहानी की जड़ें कितनी मजबूत हैं। ज्ञात हो कि डेविड की कहानी पहली बार इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कीन और राल्फ ने छापी थी। डेविड के हिसाब से न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहानी लिखने से बिल्कुल मना कर दिया था। वहीं पॉलिटिको नामक एक दूसरा अखबार डेविड के क्लेम्स की जांच करने में कुछ ज्यादा ही समय लगा रहा था। इस दौरान डेविड को कई धमकी भरे फोन कॉल्स भी आने लगे और कीन ने तय किया कि वो उनकी कहानी अपने वेबसाइट डीब्रीफ पर पब्लिश करेंगे। कीन का कहना है कि उन्होंने इस कहानी के सच को जानने के लिए दो बहुत ही तजुर्बेदार ऑफिसर्स से पड़ताल की है, जो है कार्ल नेल, एक रिटायर्ड आर्मी कर्नल जो खुद यूएसए के यूएफओ टास्क का हिस्सा थे, जबकि दूसरे ऑफिसर ने अपना नाम नहीं बताया है, ऑफ कोर्स फॉर हिज सिक्योरिटी रीजंस, लेकिन वो भी नेशनल एयर एंड इंटेलिजेंस सेंटर के इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। दोनों ने ही डेविड के क्लेम्स को सच माना है कि हाँ, यूएसए सरकार वाकई में यूएफओ से जुड़ी कुछ खासा एक्सपेरिमेंटल बातें हमसे छिपा रही है।
डेविड ने कांग्रेस हियरिंग में कहा कि उन्होंने अपने रिसर्च के तहत 40 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया है, जिससे वो इस नतीजे में पहुंचे हैं कि सरकार यूएफओ से जुड़े राज छिपा रही है। उन्होंने कुछ व्हाइट कॉलर क्राइम्स की बात की है, जिसके तहत सरकार के रास्ते में जो भी आया उसे इस कदर बाहर फेंका गया जैसे हम दूध में से मक्खी को निकालते हैं। ग्रश के दावों में फुटबॉल फील्ड के साइज की एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्राफ्ट्स के बारे में बात की गई है। यहाँ तक कि सरकार ने ऐसे कुछ एयरक्राफ्ट्स को ठेकेदारों के हवाले कर दिया क्योंकि उन यूएफओज में मेलेवोलेंट एक्टिविटी देखी गई थी। अब ये एक्टिविटीज क्या थी, इसका ज्ञात तो शायद हम आम जनता को बिल्कुल नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और एलियंस का नाता कई दशक पुराना रहा है। 1947 में पहली बार केनेथ आर्नल्ड नाम के अमेरिकी प्राइवेट पायलट ने आसमान में 9 के करीब चमकदार यूएफओज को देखा, जो उस समय के अनुमान से लगभग 1200 मील प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास का समय था और इस घटना के साथ यूएसए में मानो यूएफओज, फ्लाइंग सॉसर्स और एलियंस की एक कहानी शुरू हो गई थी। आर्नल्ड के इस ऑब्जर्वेशन को आज भी बहुत मान्यता दी जाती है क्योंकि वो अपने समय के बहुत रेस्पेक्टेड और नामी पायलट थे। इंटरव्यूअर्स का कहना था कि आर्नल्ड ने उन 9 उड़न खटोलों को फ्लाइंग सॉसर्स की उपाधि दी थी और वो अपनी बात को बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहे थे। वहीं सोर्सेज की माने तो आर्नल्ड ने माउंट रेनर के आसपास इन यूएफओज को दोपहर के 3 बजे देखा था, जबकि उससे कुछ ही समय पहले माउंट रेनर से करीब 110 मील की दूरी पर रहने वाले नौजवान एलजी बर्नर ने भी किन्हीं 3 यूएफओज को देखने की बात कही थी। उनका मानना था कि ये मशीन्स दिखने में बिल्कुल आर्नल्ड के डिस्क्रिप्शन से मेल खा रही थी और किसी बड़े झुंड का हिस्सा लग रही थी। ये बात तब और इंटरेस्टिंग हो जाती है जब 10 दिन बाद एक और विचित्र खबर हवा लेने लगती है। यूनाइटेड एयरलाइंस क्रू की एक प्लेन इडाहो के ऊपर से गुजर रही थी जब क्रू मेंबर्स दावा करते हैं कि उनके फ्लाइट के चारों ओर करीब 5 से 9 फ्लाइंग डिस्क्स चक्कर लगा रही थी। ये पूरा किस्सा 10 से 15 मिनट चला, जिसके बाद ये डिस्क्स बीच हवा में गायब हो गई। बाद में यूएस मिलिट्री और रिलायबल अथॉरिटीज की जांच के दौरान भी कई लोग आर्नल्ड के सपोर्ट में आए, जिनका मानना था कि बिना ऑब्जर्व किए कोई इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है। आर्नल्ड खुद भी इसी सपोज्ड यूएफओ साइटिंग के बाद इस मैटर में बहुत इंटरेस्ट लेने लगे और इस फेनोमेना को समझने के लिए उन्होंने काफी पैसे भी खर्च किए। अब आर्नल्ड ने जो कुछ भी बयां किया, क्या वो सच था या झूठ, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। अब आर्नल्ड के फ्लाइंग सॉसर इंसिडेंट के कुछ ही महीनों बाद एक और घटना हुई जो यूएसए के एलियन हिस्ट्री में याद की जाती है। दरअसल ब्राजील नाम के एक रैंचर को रोजवेल मेक्सिको में करीब 200 मीटर लंबा एक रैकेज मिला जो किसी बड़े मशीन का हादसा लग रहा था। यूएस मिलिट्री का कहना था कि यह कोई मामूली वेदर बलून है, लेकिन उसका साइज और मशीनरी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चल सका। लेकिन करीब 50 साल बाद इसी इंसिडेंट पर नई रोशनी पड़ती है जब मिलिट्री के नामी ऑफिशियल्स ये कबूल किए कि एक्चुअली में रोजवेल रैकेज उनका टॉप सीक्रेट एटॉमिक प्रोजेक्ट मोगुल का हिस्सा था। तो आप देख सकते हैं कि यहां चीजें किस कदर छिपाई जाती हैं, एंड राइटली सो। प्रोजेक्ट ब्लू बुक जैसे कई रिसर्च रिपोर्ट्स के आसपास एक दिलचस्प यूएफओ साइटिंग्स की बात की जाती है। ये एक ऐसी घटना है जिस पर नामी ऑफिसर्स और एस्ट्रोनॉमर्स आज भी अपनी राय देते हैं। तो कहानी है 24 जुलाई 1948 की। पायलट चिलीज और विटेड ह्यूस्टन से अटलांटा की तरफ एक हवाई विमान ले जा रहे थे। सुबह के करीब 3 बज रहे थे और उस समय विमान में सवार मैक्सिमम यात्री सो रहे थे। आसमान साफ था, मौसम में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन तभी अचानक विमान के कुछ फीट की दूरी पर उन्हें एक एयरक्राफ्ट दिखाई देता है। चिलीज बाद में बताते हैं कि यह विमान 100 फीट लंबा था और शिगार के शेप का था। विमान में 2 रोज थे और खिड़कियां बनी हुई थी। ये खिड़कियां काफी बड़ी और वेल इंजीनियर्ड लग रही थी। इस एयरक्राफ्ट के पीछे एक तरह का फायर जेट भी चल रहा था। पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट बहुत अनह्यूमन और एडवांस लग रहा था। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब कुछ ही पल बाद विटेड को ऐसा लगता है मानो पायलट ने उन्हें देख लिया हो, और अगले ही पल ये विमान हवा में एकदम से गायब हो गया। जी हाँ, ये 100 फीट लंबा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट जो अभी से 80 साल पहले की टेक्नोलॉजी पे बना था, वो बीच हवा में गायब हो गया। इनफैक्ट कुछ पैसेंजर्स जो उस समय जाग रहे थे, उनका भी मानना है कि उन्होंने शिगार शेप की एक लंबी सफेद रोशनी देखी जो बिल्कुल गायब हो गई। 1948 में चिलेज विटेड साइटिंग्स को बहुत सीरियसली लिया गया क्योंकि ये दोनों पायलट्स वर्ल्ड वॉर 2 के रिटायर्ड रेप्यूटेड एयरफोर्स ऑफिसर्स थे। उनका मानना था कि उस समय यूएस मिलिट्री के पास ऐसे कोई एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं थे। इनफैक्ट शिगार शेप का एयरक्राफ्ट तो शायद आज भी नहीं है। इस ऑब्जर्वेशन को डिटेल में समझने के
लिए एयर टेक्निकल इंटेलिजेंस ने एक डिटेल्ड लेकिन टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसका नाम था एस्टिमेट ऑफ द सिचुएशन। प्रोजेक्ट ब्लू बुक से जुड़े कुछ ऑफिशियल्स का कहना है कि इससे पहले यह किताब उनके हाथ लगती इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। यहां तक कि प्रोजेक्ट ब्लू बुक के एस्ट्रोनॉमिकल कंसल्टेंट एलन हाई खुद कहते हैं कि उन्हें इस डॉक्यूमेंट की हाई प्रोफाइल सीक्रेसी समझ ही नहीं आई, क्योंकि एयरफोर्स का कहना था कि ये साइटिंग्स केवल मनगढ़ंत हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या सचमुच ये मनगढ़ंत थे या फिर एक रियलिटी। 1950 से 1960s के बीच नेवादा में मौजूद एरिया 51 के आसपास न जाने कितने यूएफओज और अनएक्सप्लेन्ड फेनोमेनन की होने की बात की जाती है। यह साइट एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट्स या ब्लैक एयरक्राफ्ट्स के जांच पड़ताल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यूएस एयरफोर्स और CIA क्या सिर्फ वॉर प्रिपरेशंस के लिए इस जगह का इस्तेमाल कर रही है? अगर हाँ, तो क्या यहाँ एक्सपेरिमेंट्स में दूसरी दुनिया या अंतरिक्ष से जुड़े उपकरण भी इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर ये सब हमारी सिर्फ वाइल्ड थियरी है? एक्चुअली में ये कोई मिलिट्री टाइप का बेस है जहाँ एक्सपेरिमेंटेशंस होते हैं नए प्रोडक्ट्स को लेके। क्या सच है क्या झूठ ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इतने सालों में यूएफओज और एलियन से जुड़े इतने साइटिंग्स और एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट किए गए हैं कि सच और झूठ के बीच का जो फासला है वो समझ ही नहीं आता। कहां सच शुरू होता है और कहां झूठ शुरू हो जाता है, ये कहना मुश्किल हो गया है। I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. कमिंग बैक टू ग्रश, वेल उनके बोल्ड स्टेटमेंट के बाद पूरे दुनिया में यूएफओज और यूएपीएस से जुड़ी ओपिनियंस को लेकर एक लहर दौड़ गई है, जहां कुछ लोग का मानना है कि ग्रश की बात कुछ हद तक सही जरूर है, तो कुछ उनके रिपोर्ट को बेबुनियाद ठहरा रहे हैं। नासा के यूएपी इंडिपेंडेंट स्टडी टीम मेंबर जोशुआ सेमेटे कहते हैं कि बिना मटेरियल एविडेंस के ऐसे क्लेम्स को सच करार देना मुश्किल है। वहीं एडम फ्रैंक, जो खुद एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, वो कहती हैं कि ग्रश के क्लेम्स को सीरियसली लिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये वही ओल्ड एज फोकटेल है जिसके अनुसार एक बंदा कहता है कि मैं एक बंदे को जानता हूं जो कहता है कि गवर्नमेंट के पास एलियन स्पेसशिप मौजूद है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वहीं देखा जाए तो कुछ नामी साइंटिस्ट वगैरह भी इस मुद्दे पर आए हैं जो कि ग्रश के क्लेम्स को सिरे से नकार दे रहे हैं। उनका मानना है कि अगर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट धरती पर आएंगे तो एक्सपेरिमेंट स्टडी से यह बात 30 मिनट में साबित की जा सकती है कि वो एलियन है या नहीं। अगर सचमुच एलियंस हमें विजिट कर रहे होते तो ये बात एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट की नजर से बच नहीं पाती। बेसिकली उनका कहना है कि यहाँ कोई ना कोई कॉन्क्रीट एविडेंस जरूर होता, लेकिन जो लोग भी बोलते हैं कि उन्होंने देखा है वो बस बोलते हैं उन्होंने देखा है। साइटिंग्स की बात होती है, कहानियां बनती हैं, लेकिन साबित आज तक कुछ नहीं हुआ। अब ऐसे कॉन्क्रीट एलिगेशंस के लाइट में यूएस गवर्नमेंट ने साफ कहा कि उनके पास एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से जुड़ा कोई कॉन्क्रीट एविडेंस तक नहीं है। पेंटागन के स्पोक्स पर्सन ने भी एक बयान जारी किया जिसके अनुसार उन्हें किसी एलियन डिवाइस या यूएफओ के री इंजीनियरिंग से जुड़ी कोई खबर या सबूत नहीं मिली है। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो वो तुरंत इन्वेस्टिगेट करेंगे। नासा ने भी साफ कहा कि उनकी टीम की प्रायोरिटी ही दूसरी दुनिया में लाइफ ढूंढना है, लेकिन अब तक उन्हें कोई प्रूफ नहीं मिल सका है। अगेन, ये बातें सच हो सकती है लेकिन सच नहीं भी हो सकती है। मुझे नहीं पता, आपको पता है तो कमेंट में बताइए। एलियंस की दुनिया के बारे में इंटरनेट पे हजारों पेजेस मौजूद हैं। ना जाने कितनी साइटिंग्स, एक्सीडेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स को यूएफओज और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से जोड़ा जाता है। फिर ऐसा क्यों है कि आज भी हमारे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस मौजूद नहीं है? इनफैक्ट देखा जाए तो आखिर क्यों हम ग्रश या यूएस ऑफिशियल्स से किसी एक को सच करार नहीं कर सकते? कहानी आज भी वही है जो 80 साल पहले थी। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर नोविन की माने तो इस गतिविधि में प्रूफ्स का बहुत बड़ा रोल है। आप ही सोचिए कि आसमान में उड़ने वाले उड़न खटोले के बारे में 100% श्योरिटी दे पाने का मतलब है कि मौसम, हवा, बादल, बर्ड्स और ह्यूमन एयरप्लेन्स इत्यादि इनमें से किसी भी चीज की शंका नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंस भी एक पोटेंशियल प्रूफ को मनगढ़ंत कहानी बना सकता है। रिसेंट हियरिंग में भी ग्रश कोई कठोर प्रूफ नहीं दे पाए, लेकिन हाँ, उनका कहना है कि वो एक गुप्त मीटिंग में एग्जैक्ट लोकेशंस वगैरह बता सकते हैं। अब ये बात कितनी सच है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एलियन फेनोमेनन की ये गुत्थी अब और उलझती जा रही है, बिकॉज क्लियरली पिछले एक दशक
दशक में हम सच के आसपास भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो आप व्यूअर जबकि ये वीडियो देख चुके हैं जहां मैंने फैक्ट्स को रखा है, तो आप बताइए आप क्या सोचते हैं? क्या यहाँ कही गई कहानियां झूठ हैं या फिर एलियंस वाकई में हमें विजिट करते हैं? तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।